तो जब पहली बार कोई नया ट्रेडर स्टॉक मार्केट का चार्ट देखता है ना, तो लगता है जैसे किसी ने स्क्रीन पर रंग बिरंगी स्पैगेटी गिरा दी हो। हाँ बिल्कुल। मतलब वो लाल और हरी लाइंस और आड़ी तिरछी लकीरें। वही तो, समझ ही नहीं आता कि दाम आखिर ऊपर जा रहा है या नीचे। पर आज इस डीप डाइव में हम उस स्पैगेटी जैसी उलझन को बिल्कुल साफ करने वाले हैं। सही कहा। ये एक ऐसी टेक्निक है जो दिखने में भले ही कॉम्प्लेक्स लगे पर असल में बहुत सीधी है। बिल्कुल। और आज के सोर्सेज में हमारे पास ज़ीरोधा वर्सिटी का एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर 13। ये चैप्टर आसान भाषा में मूविंग एवरेजेस को समझाता है। मूविंग एवरेजेस ये टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। आज का हमारा मिशन बिल्कुल साफ है, एक बिल्कुल नए सीखने वाले के लिए इस कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में तोड़ना, बिना किसी मुश्किल जार्गन के। तो चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं कि बेसिक मैथ से लेकर स्टॉक मार्केट के ट्रेंडिंग सिस्टम्स तक का ये सफर कैसा होता है। वैसे ये शुरू तो स्कूल की मैथ क्लास से ही होता है, पर इसका असर स्टॉक मार्केट के बड़े प्रॉफिट्स पर पड़ता है। मूविंग एवरेजेस वास्तव में ट्रेंड इंडिकेटर्स होते हैं। ट्रेंड इंडिकेटर्स, अच्छा। हाँ, इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मार्केट के उस केओटिक डेटा को एक स्मूथ लाइन में बदल देते हैं। जो दाम लगातार ऊपर नीचे होता रहता है उसे समझना आसान हो जाता है। तो उस chaotic डेटा और चार्ट की लाइंस को समझने से पहले उस बेसिक मैथ पर आते हैं, एवरेजेस का कॉन्सेप्ट। अगर हमें इसको विजुअलाइज करना हो तो एक छुट्टी के दिन का दृश्य सोचते हैं। छुट्टी का दिन बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण है ना। मान लीजिए 5 लोग एक बीच पर बैठे हैं और ठंडी ड्रिंक्स पी रहे हैं। अब दिन खत्म होने तक टोटल 19 बॉटल्स पी गई। अच्छा। अब अगर कोई छठा इंसान आके सोचे कि किसने कितनी पी, तो वो क्या करेगा? वो बस टोटल बॉटल्स यानी 19 को टोटल लोगों यानी 5 से डिवाइड कर देगा। जवाब आएगा 5.8 बॉटल्स पर हेड। हाँ, ये तो बेसिक एवरेज निकालना हो गया। बिल्कुल। पर सच तो ये है कि किसी ने 8 बॉटल्स पी होंगी, जो एवरेज से काफी ऊपर है, और किसी ने सिर्फ 3 पी होगी। तो एवरेज हमें एक धुंधला सा अंदाजा दे रहा है, एग्जैक्ट डिटेल नहीं। एकदम सटीक बात पकड़ी आपने। और वही अंदाजा सीधा स्टॉक्स पर लागू होता है। सोर्स मटेरियल में आईटीसी लिमिटेड के पिछले 5 दिन के क्लोजिंग प्राइसेस का एक सटीक उदाहरण दिया गया है। हाँ, मैंने पढ़ा था वो। उसमें दाम हर रोज थोड़ा ऊपर नीचे होता है। वही तो। पर जब उन सबको जोड़कर 5 से डिवाइड करते हैं तो 343.95 का एक एवरेज निकल कर आता है। ये एक सिंगल नंबर उस पूरे हफ्ते का सारांश बन जाता है। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक उलझन आ रही है। कैसी उलझन? अगर एवरेज सिर्फ एक एस्टिमेट है और एक्यूरेट नहीं होता, तो स्टॉक मार्केट जैसी जगह पर जहां हर रुपया जरूरी है, लोग इस पर भरोसा क्यों करते हैं? अंदाजे पर पैसे लगाना तो ठीक नहीं लगता। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, मार्केट में एक्यूरेसी का वास्तविक मतलब आखिर क्या है? मतलब देखिए, स्टॉक मार्केट में हर मिनट प्राइस ऊपर नीचे होता है। किसी अफवाह की वजह से दाम थोड़ा गिर गया या किसी नई खरीदारी से थोड़ा बढ़ गया। इसे मार्केट का शोर यानी नॉइस कहते हैं। अच्छा, नॉइज। हाँ, अगर कोई ट्रेडर इस मिनट टू मिनट नॉइस को एक्यूरेट डेटा मानकर रिएक्ट करेगा तो वो बुरी तरह कंफ्यूज हो जाएगा। हम एवरेजेस पर भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि एवरेज उस रोजमर्रा के शोर को दबा देता है। मतलब वो उतार चढ़ाव के बावजूद ब्रॉड ट्रेंड दिखाता है। बिल्कुल। ये शोर के बीच एक साफ इशारा देता है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। समझ गया। यानी डेली उतार चढ़ाव वो छोटे मोटे पत्थर हैं और एवरेज हमें पूरा साफ रास्ता दिखाता है। पर टेक्निकल चार्ट्स पर ये एवरेज कोई एक अकेला नंबर तो होता नहीं है। नहीं, चार्ट्स पर ये लाइन की तरह दिखता है। वही एक घूमती हुई स्मूथ कर्विंग लाइन होती है। तो इसे मूविंग एवरेज क्यों कहते हैं? ये लाइन आगे कैसे बढ़ती है? इसे समझने के लिए हमें डेटा के फ्लो पर ध्यान देना होगा। सोर्स में मैरिको लिमिटेड के प्राइसेस का उदाहरण है। मान लीजिए 21 जुलाई से 25 जुलाई तक के 5 दिन का एवरेज निकाल लिया गया। ठीक है। पर जब अगला ट्रेडिंग दिन आता है यानी 28 जुलाई, तो एक बिल्कुल नया डेटा पॉइंट जुड़ जाता है। अब समस्या ये है कि हमें सिर्फ 5 दिन का एवरेज ही रखना है। तो यहाँ मूविंग का कॉन्सेप्ट सामने आता होगा। अगर मैं इसे किसी लंबी क्यू से कंपेयर करूं जहां सिर्फ 5 लोगों के खड़े होने की जगह है, तो जब पीछे से एक नया इंसान उस लाइन में आता है तो आगे खड़े सबसे पहले इंसान को धक्का लगता है और वो लाइन से बाहर हो जाता है। क्या खूब उदाहरण दिया है। बिल्कुल यही होता है। यानी कैलकुलेशन में नए 5 दिन का एवरेज निकालने के लिए हम सबसे पुराने दिन का डेटा निकाल देते हैं और नए दिन को जोड़ लेते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि ये लगातार नए डेटा को शामिल करते हुए और पुराने को छोड़ते हुए
आगे बढ़ता है। इस तरीके को सिंपल मूविंग एवरेज या SMA कहते हैं। और इसमें ज्यादातर क्लोजिंग प्राइस का ही इस्तेमाल होता है ना? सही पकड़ा। ट्रेडर्स मानते हैं कि दिन भर चाहे जितना हंगामा हो, शाम को जिस दाम पर ट्रेड बंद होता है वो दिन का सबसे ठोस फैसला होता है। पर एक मिनट, यहां मुझे इस SMA में एक बहुत बड़ा फ्लॉ लग रहा है। फ्लॉ? वो क्या? SMA की थ्योरी समझ आई कि वो पुराने को निकालकर नए को जोड़ता है, पर कैलकुलेशन में वो 5वें दिन और पहले दिन दोनों को बराबर अहमियत दे रहा है। वेटेज की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मार्केट तो रोज बदलता है। क्या कल के दाम को पिछले हफ्ते के दाम के बराबर माना जाना चाहिए? ये तो ऐसा है कि किसी बड़ी ताजा खबर को आज भी उतनी ही अहमियत देना जितनी एक हफ्ते पुरानी बासी खबर को। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इस एक सवाल ने ही टेक्निकल एनालिसिस को बदल कर रख दिया। वेट, सच में? हाँ, मार्केट का एक बेहद बुनियादी असूल है, मार्केट्स डिस्काउंट एवरीथिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज की प्राइस जो अभी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, उसमें दुनिया की सारी नई इन्फॉर्मेशन, खबरें, डर और एक्सपेक्टेशंस पहले से ही शामिल हो चुके हैं। अच्छा, मतलब आज की प्राइस सबसे ज्यादा अपडेटेड और सेक्रेट है? बिल्कुल। सिंपल मूविंग एवरेज की सबसे बड़ी कमी यही थी कि वो 5 दिन पुराने डेटा को आज के ताज़ा डेटा के बराबर वजन दे रहा था। तो इस मैथमेटिकल समस्या का तोड़ निकालने के लिए किसी नए टूल की जरूरत पड़ी होगी, एक ऐसा फॉर्मूला जो नए डेटा को ज्यादा अहमियत दे। और वही तोड़ है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी EMA। EMA? हाँ, अच्छा। EMA सबसे नए डेटा को सबसे ज्यादा अहमियत देता है और सबसे पुराने को सबसे कम। सोर्स मटेरियल में सिप्ला का एक चार्ट दिया गया है जहां 50 दिन का SMA और 50 दिन का EMA एक साथ लगाया गया है। इस कैंडल्स के बहुत करीब करीब चल रही है, जैसे उसकी परछाई बनकर, जबकि SMA वाली लाइन थोड़ी आलसी लग रही है। सही कहा। EMA मार्केट के चेंजेस पर तेजी से घूम जाता है और ट्रेडिंग की दुनिया में तो टाइमिंग ही सब कुछ है। ट्रेडर को जल्दी डिसीजन लेने होते हैं। इस तेजी की वजह से ही प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए EMA को SMA से बेहतर माना जाता है। तो इसका आखिर मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि SMA अब पूरी तरह से बेकार हो चुका है? नहीं, बेकार नहीं है। दोनों के अपने फायदे हैं। अगर सिर्फ ब्रॉड लंबा ट्रेंड देखना हो तो SMA ठीक है, पर क्विक रिएक्शन के लिए EMA जरूरी है। चलिए, अब हमारे पास इंडिकेटर आ गया, पर क्या सिर्फ इस लाइन को स्क्रीन पर देखने से पैसे बनेंगे? इसको एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम में कैसे बदला जाए, जहां बाय और सेल के क्लियर रूल्स हों? रूल्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर प्राइस अपने 50 दिन के EMA से ऊपर जाए तो इसका मतलब लोग एवरेज से ज्यादा दाम देने को तैयार हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो ये खरीदने का रूल हो गया, यानी बाय करो या गो लॉन्ग। बिल्कुल। और जब प्राइस EMA के नीचे आ जाए तब लोग पेसिमिस्टिक हैं, तब पोजीशन क्लोज कर दो यानी सेल कर दो। सोर्सेज में अंबुजा सीमेंट्स के चार्ट का उदाहरण दिया है ना इसके लिए? हाँ, उस चार्ट पर लगातार 3 ट्रेड्स दिखाए गए हैं। पहला ट्रेड जब प्राइस ने EMA को ऊपर क्रॉस किया तो 167 पर बाय सिग्नल मिला, और फिर जब वो नीचे क्रॉस हुआ तो 187 पर सेल किया। उसमें करीब 22 रुपए का फायदा हुआ, लगभग 13%। ये एक लंबा और स्मूथ ट्रेड था, पर कहानी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। ट्रेड 2 को देखिए। 178 पर बाय सिग्नल मिला, पर स्टॉक आगे गया ही नहीं। हाँ, वो साइडवेज हो गया, एक ही रेंज में फंसा रहा, और जल्दी ही लाइन नीचे क्रॉस हुई और 182 पर एग्जिट करना पड़ा। सिर्फ 4 रुपए का छोटा फायदा। अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो साइडवेज मार्केट में EMA ऐसे छोटे मोटे फॉल्स सिग्नल्स देता है। हर बार लगता है नया ट्रेंड आएगा, पर मार्केट वापस पलट जाता है। लोग इससे बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं। वही तो। पर उसके तुरंत बाद आता है ट्रेड 3, जहां 165 पर वापस बाय सिग्नल मिला, और इस बार स्टॉक सीधा 215 तक चला गया। एग्जैक्टली, सीधा 50 रुपए का बहुत बड़ा फायदा, 30% का रिटर्न। यानी अगर कोई उन साइडवेज ट्रेड से थककर रूल छोड़ देता तो वो ये बड़ा प्रॉफिट मिस कर देता। सही कहा। बड़े ट्रेंड्स के प्रॉफिट्स इतने बड़े होते हैं कि वो साइडवेज मार्केट के सारे छोटे नुकसान की भरपाई कर देते हैं। इसको एक ऐसी तैराकी से कंपेयर कर सकते हैं जहां लहरें आगे पीछे धक्का दी रही हैं। वो साइडवेज मार्केट है, पर जब एक बड़ी लहर आती है, एक बिग ट्रेंड, तो वो आपको बहुत आगे ले जाती है। इसीलिए अपने सिस्टम पर भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल। हर सिग्नल पर ट्रेड लेना पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा सिग्नल बड़ी लहर बनेगा। पर सच कहूं तो वो साइडवेज मार्केट वाली थकावट, जिसे विपसॉस कहते हैं, वो झेलना बहुत मुश्किल होता होगा।
बार बार खरीदना और बेचना। क्या इस बाजार के शोर को कम करने का कोई और तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। उसके लिए हमें एक ही मूविंग एवरेज की जगह 2 लाइंस का इस्तेमाल करना होता है। इसे क्रॉस ओवर सिस्टम कहते हैं। 2 लाइंस एक साथ, ये कैसे काम करता है? इस सिस्टम में एक शॉर्टर ईएमए लगाते हैं, जैसे 50 दिन का, जो फास्ट रिएक्ट करता है, और उसके साथ एक लॉन्गर ईएमए, जैसे 100 दिन का, जो स्लो रिएक्ट करता है। इसे स्मूथिंग कहते हैं। अगर इसको एक उदाहरण से समझें तो जैसे एक चंचल पपी और उसका शांत मालिक एक पार्क में घूम रहे हैं। पपी यानी शॉर्टर ईएमए तेजी से इधर उधर भाग रहा है, पर मालिक जो लॉन्गर ईएमए है वो शांत है और छोटे शोर को इग्नोर करके चल रहा है। ये एनालॉजी बहुत सटीक है, और जब बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट पर इन दोनों को लगाते हैं तो ये नॉइस को सच में कम कर देता है। यहाँ नया रूल ये होता है कि जब शॉर्ट टर्म ईएमए लॉन्ग टर्म को ऊपर क्रॉस करे तब बाय करो, और जब नीचे क्रॉस करे तब एग्जिट करो। प्राइस का इंतजार नहीं करना है, लाइंस के क्रॉस होने का इंतजार करना है। सही समझे। बीपीसीएल के चार्ट में प्लेन वेनिला ईएमए ने 3 फॉल्स सिग्नल्स दिए थे, पर जब 50 और 100 दिन का क्रॉसओवर लगाया तो उसने उन तीनों फॉल्स ट्रेड्स को फिल्टर कर दिया। ओह, मतलब वो शांत मालिक वाली लाइन ने शोर को इग्नोर कर दिया। हाँ, और सीधा 5वें महीने में जाकर 67% प्रॉफिट देने वाला एक सॉलिड ट्रेड पकड़ा। ये तो कमाल का सिस्टम है, विप सॉस से बचने का परफेक्ट तरीका। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको किसी भी टाइम फ्रेम पर लगा सकते हैं। इंट्राडे के लिए 15 और 30 मिनट, शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए 9 और 21 दिन, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 100 और 200 दिन। जितना लंबा टाइम फ्रेम उतने कम सिग्नल्स और उतने ही सॉलिड सिग्नल्स। पर अगर लंबा टाइम फ्रेम ज्यादा सेफ है और फॉल्स सिग्नल्स कम देता है तो क्या सभी को सिर्फ 100 और 200 दिन का क्रॉसओवर ही नहीं यूज करना चाहिए? इंट्राडे वालों को क्यों रिस्क लेना चाहिए? ये आपके गोल्स पर निर्भर करता है। जो लंबा टाइम फ्रेम यूज करते हैं वो ट्रेंड के थोड़ा लेट एंटर करते हैं, पर जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो अग्रेसिव होते हैं। उन्हें मार्केट की छोटी हरकतों को जल्दी पकड़ना होता है और शुरुआत में ही ट्रेंड में घुसना होता है। उस रिस्क के बदले ही उन्हें फॉरेन रिवॉर्ड्स मिलते हैं। समझ गया, हर किसी का अपना रिस्क एपेटाइट होता है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को आखिर में समेटते हैं। आज हमने देखा कि मूविंग एवरेज बेसिकली अनकॉम्प्लिकेटेड संख्याओं को आसान बनाता है। हाँ, और ईएमए पुराने के मुकाबले नए डेटा को चमकाता है। और क्रॉसओवर सिस्टम ट्रेडर को विपसॉज यानी गलत सिग्नल्स के उस फ्रस्ट्रेटिंग जाल से बचाकर रखता है। मार्केट में एक बहुत मशहूर कहावत है ना, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। बिल्कुल, ट्रेंड आपका दोस्त है और मूविंग एवरेजेस उस दोस्त की पहचान कराने का आईना है। एकदम सच। आज का सफर सच में बहुत बढ़िया रहा, पर खत्म करने से पहले मैं एक दिलचस्प सवाल छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। हाँ, जरूर। हमने आज ये तो देख लिया कि मूविंग एवरेजेस पास्ट यानी बीते हुए डेटा पर काम करते हैं और ट्रेंड के पीछे चलते हैं। पर जब मार्केट अचानक किसी ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से क्रैश होता है, तब क्या ये पुराने डेटा पर आधारित लाइंस फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाएंगी, या तब उस अचानक आने वाले तूफान में हमें किसी और नए हथियार की तलाश करनी पड़ेगी? ये श्रोताओं के आगे सोचने और खोज करने के लिए एक अच्छा विषय है। आज के इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए शुक्रिया।